नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले के पाठ में हमने प्राकृत संख्याओं की बात की थी और प्राकृत संख्याओं में मैंने आपको कुछ काम दिया था। क्या काम दिया था, याद है ना आपको? प्राकृत संख्याओं में हमने देखा था कि जोड़ते और गुणा करते समय अगर हम संख्याओं को आगे पीछे स्थान बदल दें, संख्याओं का स्थान अगर हम बदल दें तो उत्तर में कोई अंतर नहीं पड़ता। कब? जब हम संख्याओं को जोड़ रहे हों या संख्याओं का गुणा कर रहे हों। और मैंने आपको कहा था कि आप घटाने और भाग में यही काम करके देखिए। तो आपने किया या नहीं? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो फिर आप गणित अच्छी तरीके से नहीं सीख रहे हैं, है ना? और भी कुछ बातें हुई थी। क्या बातें हुई थी? कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और कभी खत्म नहीं होती। ठीक है ना? ये सारी बातें हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि प्राकृत संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। ये जो आपके सामने लिखा है, तो प्राकृत संख्याओं का जो समूह है उसे हम n से प्रदर्शित करते हैं और उसको दिखाने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। ये जो लिखा है आपके सामने, n बराबर और उसके बाद एक कोष्ठक है। अब n यानी प्राकृत संख्याएं, जहाँ भी आपको ऐसा बड़ा अंग्रेजी का बड़ा n लिखा दिखे गणित की कक्षा में, तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि ये प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है। और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, ये हमने बात की थी, और कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए ये जो छोटी छोटी बिंदी जैसी या डॉट जैसे जो बने हुए हैं, ये बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये कहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा है ना? तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और कभी ख़त्म नहीं होती। कितनी भी बड़ी संख्या कोई बोले, उससे 1 जोड़ देने पर उससे बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जोड़ते समय और गुणा करते समय तो हम सीधे सीधे आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन घटाते समय, चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक पेड़ पर 5 चिड़ियाँ बैठी हैं। बस पेड़ पर सिर्फ 5 चिड़ियाँ। अरे हम कुछ और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पेड़ पर हम मान लेते हैं कि 5 चिड़ियाँ बैठी हैं। इसमें से एक चिड़िया उड़ गई। गणित की भाषा में इसे ऐसा ही लिखा जाएगा ना, 5 ऋण 1। चिड़िया की बात तो हमारे मन में है कि हम चिड़ियों को गिन रहे हैं, तो 5 ऋण 1, एक चिड़िया उड़ गई, तो कितनी चिड़ियाँ बची? 4। 4 के बाद एक और उड़ गई, अब कितनी चिड़ियाँ बची? 3। 3 चिड़ियों के बाद एक और चिड़िया उड़ गई, अब पेड़ पर कितनी चिड़ियाँ बची? 2। 2 चिड़ियों के बाद एक और चिड़िया उड़ गई, अब कितनी चिड़ियाँ बची? 1, और यह भी उड़ गई, अब कितनी चिड़ियाँ बची? बताइए, बताइए। एक भी नहीं, है ना? एक भी चिड़िया नहीं बची, कोई चिड़िया नहीं बची। तो जब कोई चिड़िया नहीं बची तो गणित के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे? शून्य के रूप में लिखेंगे, है ना? और हम कहेंगे कि अब पेड़ पर 0 चिड़िया बची। अब देखिए, जब हमारे पास कोई स्थिति ऐसी आती है जब जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो एक भी नहीं है ना? तो उस स्थिति में
हम कहते हैं कि हमारे पास शून्य है। शून्य क्या? वह चीज। जैसे कोई उदाहरण सोच सकते हैं आप? चलिए मैं बताता हूं। आज आपकी कक्षा में कितने बंदर हैं? कोई है क्या? नहीं ना? तो हम कहेंगे हमारी कक्षा में शून्य बंदर हैं। आज कक्षा में गणित पढ़ने कितने शेर आए हैं? एक भी नहीं। तो कमरे में शून्य शेर हैं, है ना? मेरी जेब में 0 रुपए हैं। मतलब समझ गए ना आप, है ना? तो जब हम प्राकृत संख्याओं में एक चीज को और शामिल कर लेते हैं, प्राकृत संख्याएं तो हमारे पास इतनी सारी हैं, ये हम पहले देख चुके हैं, है ना? 1 से शुरू होती हैं और कभी खत्म नहीं होती। हम क्या करते हैं, इन्हीं के साथ 0 को भी रख लेते हैं। तो अब एक नया समूह बन गया, संख्याओं का एक नया समूह बन गया। इस नए समूह को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में नया क्या है? कुछ खास नहीं। जो प्राकृत संख्याएं हमारे पास पहले से थीं, उन्हीं प्राकृत संख्याओं में हमने एक चीज को और जोड़ दिया, और वो नई चीज है 0। तो पूर्ण संख्याओं के समूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षर W से दर्शाते हैं। और इसमें नया क्या हुआ है, अब तो आप समझ गए होंगे। 0 से शुरू होती हैं और बाकी सभी वही संख्याएं हैं जो प्राकृत संख्याओं के समूह में थी। ये भी कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि प्राकृत संख्याएं भी कभी खत्म नहीं होती। उसी तरह पूर्ण संख्याएं भी कभी खत्म नहीं होती। तो अब जो पहले हमने प्राकृत संख्याओं का समूह देखा था, जिसको हम n लिख रहे थे, उसमें क्या नहीं था? 0 नहीं था। याद है ना? तो 0 को और मिला दिया, तो अब संख्याओं का समूह पहले के समूह से अलग हो गया। इस नए समूह को हम पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। तो अब फिर वही प्रश्न आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या तो सबसे छोटी 1 थी, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। और दूसरी बात, क्या हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बता सकते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं बता सकते? बिल्कुल। कैसे बताएंगे? जो बात प्राकृत संख्या में हो रही थी वही तो यहाँ भी हो रही है, कि पूर्ण संख्या में हम कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या सोचें और उसमें अगर 1 बढ़ा दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए, तो हमें उससे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो पूर्ण संख्याएं भी कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है? तो हमें 2 नई बातें पता चली। एक तो ये कि 0 किस काम आता है, दूसरा ये कि 0 को मिलाकर संख्याओं का जो नया समूह हमने बनाया है, वो नया समूह क्या कहलाता है? वो नया समूह पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। अब चलिए कुछ काम करते हैं। यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है आपके लिए। उस चित्र को जरा देखिए और इस चित्र में हम कुछ काम करेंगे। ये चित्र किसका है? ये चित्र है संख्या रेखा का, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है ना? देखिए, हमने एक रेखा बनाई, लाइन बनाई, और उस लाइन में हमने समान दूरी पर 0 से शुरू करके समान दूरी पर कुछ अंक लिखे हैं। अब ये अंक कौन से हैं? आप जानते हैं इन्हें, सभी को आप पहचानते हैं।
शून्य से शुरू हुआ, सबसे बाईं तरफ सबसे किनारे में, रेखा के सबसे किनारे में लिखा हुआ है शून्य। इसके बाद 1 2 3 4, तो ये क्रम तो आपको दिख रहा है, इसको मैं क्यों बताऊं। अब इस समूह में जो खास बात है वो ये है, इस रेखा में जो अंक लिखे हुए हैं उनमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो दूरी है, 0 से 1 के बीच की दूरी, 1 से 2 के बीच की दूरी, 2 से 3 के बीच की दूरी, 3 से 4 के बीच की दूरी, ये सभी दूरियां बराबर हैं, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? हमेशा 1। आप 2 से 1 घटाइए, आपको 1 मिलेगा। 3 से 2 घटाइए, 1 मिलेगा। 4 से 3 घटाइए, 1 मिलेगा। 5 से 4 घटाइए, 1 मिलेगा। तो जो दो लगातार संख्याओं का अंतर है वो हमेशा 1 है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम रेखा में दो लगातार संख्याओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम समान रखते हैं। तो ऐसी जो रेखा होती है जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, छोटी सी बात है, आपको याद रखनी है, लेकिन इस बात का उपयोग आगे भी होगा। तो संख्या रेखा का काम क्या है? आइए हम कुछ सवाल जो हमने पहले किए हैं उन सवालों को यहाँ पर करके देखते हैं। एक सवाल हम लेते हैं 3 धन 4। अब हमें इस सवाल को इस संख्या रेखा पर दिखाना है। उत्तर तो आपको पता ही है इसका। तो नया काम हम ये करने वाले हैं कि हम शून्य को मिलाकर हमने जो संख्या रेखा बनाई है उस संख्या रेखा पर हम 3 धन 4 को दिखाएंगे। तो ये काम कैसे करें? पहले कौन सी संख्या है? 3। 0 से 3 पर जाइए। अभी हम कैसे बढ़ रहे हैं? इस तरफ, यानी आगे। तो जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आगे हम कब बढ़ते हैं? जब हम जोड़ने का काम करते हैं। याद है ना? जोड़ना मतलब आगे गिनना। तो ये हुआ धन 3। अब धन 3 में हमें क्या जोड़ना है? 4। तो 3 से आगे 4 कदम बढ़िए। 3 के आगे 4, 5, 6 और 7। तो इस तरह का एक निशान और बना दीजिए। और इस निशान में हम इस तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए तीर से हमने दिखा दिया। और कितने कदम आगे बढ़े हैं? 4 कदम। तो ये हो गया 3 धन 4। अब देखिए आखिरी में आप कहाँ पर पहुँचे हैं? 7 पर। तो इससे हमें उत्तर मिल गया 3 धन 4 बराबर 7। ठीक है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि होगी? अब क्या आप इस पर 4 धन 6 को दिखा सकते हैं? मैं बताऊं? नहीं, आप बना लेंगे। बना लेंगे ना? तो चलिए इस तरह से हम संख्या रेखा पर जोड़ को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना? आपको कुछ काम मैं दूंगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद। अभी मैंने आपको बताया कि संख्या रेखा पर हम 3 धन 4 को कैसे दिखाएंगे। अब चलिए देखते हैं। जब हम जोड़ को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं तो अब एक बार ये सोचते हैं कि क्या हम घटाने को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं? चलिए मैंने एक प्रश्न आपके सामने लिख दिया है, 5 ऋण 3। इसका उत्तर जब हमें मिलेगा तब हम यहाँ लिखेंगे। अरे उत्तर तो आपको मिल गया होगा, लेकिन संख्या रेखा पर हम इसे कैसे दर्शाएं, कैसे दिखाएं? तो पहले क्या है? 5
0 से चलिए और 5 पर आकर रुकिए। अभी हम इस तरफ चले हैं तो हम आगे की तरफ चले हैं, 0 से हमने शुरुआत की, आगे की तरफ चले, इसलिए हमने लिखा धन 5। तो ये हो गया 5। अब हमें जाना है आगे कि पीछे। पीछे, क्योंकि घटाना मतलब उल्टी गिनती, पीछे गिनना। तो कितना पीछे जाना है हमें? 3। 5 से 3 कदम पीछे चलिए। 1 कदम पीछे चले तो 4, एक और कदम पीछे चले तो 3, और एक और कदम पीछे चले तो 2। 3 कदम हो गए। तो 5 से जब हम वापस पीछे की ओर चलते हैं तो हम 3 कदम चलने पर कहाँ पहुँचते हैं? 2 पर। अब देखिए हमारे चलने की दिशा ये थी, तीर से हमने दिखा दिया, और ये पहले से उल्टी दिशा है, इसलिए हम इसे लिखते हैं ऋण 3। और हमने घटाने के काम को, पीछे चलने के काम को संख्या रेखा के नीचे की तरफ दिखाया है ना। आखिरी में हम कहाँ पहुँचे? 2 पर। तो हमारा उत्तर कितना आया? 2। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, इसे भी आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं ना। तो मैं इतने आसान सवाल क्यों बता रहा हूँ? अरे भाई इसलिए बता रहा हूँ कि अभी इसका और उपयोग होने वाला है। अभी तो आसान सवाल हैं, बाद में जब कठिन सवाल आएंगे तब पता चलेगा। एक और संख्या रेखा आ गई, तो अब क्या होने वाला है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम संख्या रेखा पर गुणा को दिखाएंगे। चलिए गुणा को कैसे दिखाएं, ये रहा प्रश्न। पहाड़ा पढ़ के इसका उत्तर तो कोई भी बता सकता है, आप लोग तो बहुत होशियार हैं। लेकिन संख्या रेखा पर इसे कैसे दर्शाएं? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था और आपने समझा भी था इस बात को कि गुणा का मतलब होता है बार बार जोड़। तो बताइए 3 गुणित 2 का क्या मतलब है? 3 का जोड़ 2 बार, है ना। तो अब और कुछ बताने को बचा? 3 गुणित 2 को दिखाने के लिए हम 3 धन 3 को दिखा देते हैं। तो पहले हम गए 3 पर, ये हुआ धन 3, और हम इस दिशा में आए हैं इसलिए तीर का निशान। फिर एक बार 3 कदम आगे गए, इस दिशा में गए हैं इसलिए तीर का निशान, और ये हुआ धन 3। अब हमें 2 ही बार तो जोड़ना था ना, तो आखिरी में हम कहाँ पर पहुँचे? 6 पर। तो 3 गुणित 2 का उत्तर कितना हुआ? ये जो काम मैंने मिटा दिया, क्यों मिटा दिया? क्योंकि अब इस काम को हमें मन में करना है और चित्र में दिखाना है ना। तो 3 गुणित 2 बराबर 6 हमें मिला। तो इस तरह से हम गुणा को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अब सोचते हैं एक ही चीज़ तो बची है, भाग। भाग को कैसे दर्शाएं? भाग थोड़ा कठिन लगता है ना? अरे नहीं, कोई कठिन नहीं है। 6 भागित 2, क्या कठिन है इसमें? 6 भागित 2, किसको ये कठिन लग रहा है? जिसको 2 का पहाड़ा याद नहीं होगा उसको कठिन लगेगा, है ना। तो कैसे करें? अभी तो आपको मैंने गुणा में कुछ बात बताई है, तो यहाँ पर आपको याद आना चाहिए कि भाग का मतलब है बार बार घटाना। तो 6 से हम 2 को कितनी बार घटा सकते हैं ये हमें देखना है। इस काम को हमने पहले ऐसे किया था, याद है? हाँ, आप लोगों को सब बातें याद रहती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 6 से 2 को कितनी बार घटा सकते हैं ये तो हमें उत्तर मिल गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। लेकिन संख्या रेखा में कैसे दर्शाएं? तो मैंने अभी तो घटाने का तरीका आपको बताया ना, संख्या रेखा पर कैसे घटाते हैं। बस घटाइए वैसे ही।
पहले आइए 6 पर, यहाँ से हम चले और सीधे आ गए 6 पर। अब ये हो गया धन 6। इसके बाद हमें 2 घटाना है और घटाने को हम नीचे दिखाते हैं। तो 6 से हमने एक बार 2 घटाया, इस तरफ गए, इसीलिए ऋण 2 एक बार हुआ, एक बार और गए, इस तरफ गए, ऋण 2 हुआ, एक बार और गए, ये भी ऋण 2 हुआ। कितनी बार घटाया? 3 बार। तो उत्तर आया 3। कोई मुश्किल काम है नहीं ना? तो इस तरह से हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग सभी को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। आप भी दिखा सकते हैं ना? तो चलिए अब कुछ अभ्यास कीजिए। अभ्यास ऐसे ही हैं जैसा काम हमने अभी किया है। लीजिए आपके सामने अभ्यास के प्रश्न। आपको संख्या रेखाएं बनानी हैं, हर प्रश्न के लिए अलग, और उन पर दिखाना है। आपके सामने 2 प्रश्न जोड़ के हैं, 2 प्रश्न घटाने के हैं, 2 प्रश्न गुणा के हैं और 2 प्रश्न भाग के हैं। पहले प्रश्न में आपको 6 धन 4 को संख्या रेखा पर दिखाना है। दूसरे प्रश्न में आपको 5 धन 7 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तीसरे प्रश्न में आपको 7 ऋण 4 को संख्या रेखा पर दिखाना है। चौथे में 8 ऋण 5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। पांचवें में आपको 2 गुणित 3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। छठवें में आपको 3 गुणित 4 को संख्या रेखा पर दिखाना है। सातवें में 6 भागित 3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। और 8वें प्रश्न में आपको संख्या रेखा बनाकर 8 भागित 2 को दिखाना है। अब पूर्ण संख्याओं के बारे में जो बातें हमने की, उसके बाद आपको ये बात तो समझ में आ गई कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। ऐसी एक संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है पर प्राकृत संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है वो? इसका उत्तर भी 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? क्या कहेंगे? वही बात जो प्राकृत संख्या में थी कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती, क्योंकि किसी भी संख्या में एक और जोड़ देने पर उससे बड़ी संख्या मिल जाती है। तो ये तो हुए सामान्य से प्रश्न 4। अब आपको जो काम मैंने प्राकृत संख्याओं में दिया था, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, उनकी जांच यहाँ पर भी करके देखिए, है ना? तो प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल एक नई बात आई है कि हमने संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में 0 को भी मिला लिया है। तो जब हमने 0 को मिला लिया तो जो नया समूह बना उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इन अभ्यासों को, ये तो बहुत सरल अभ्यास हैं आपके लिए, इनका उत्तर तो आप बिना संख्या रेखा के भी दे सकते हैं। लेकिन संख्या रेखा हमने क्यों बनाई, है ना? संख्या रेखा हमने इसलिए बनाई कि हम अपने मन में इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जोड़ते समय क्या होता है, घटाते समय क्या होता है, गुणा और भाग करते समय क्या होता है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्याओं के लिए, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न दे देता हूँ कि 100 में आपको 2 जोड़ना है। 100 में आपको 2 क्यों, चलिए और बड़ी संख्या ले लेते हैं, 100 में आपको 45 जोड़ना है। क्या आप इसके लिए संख्या रेखा बना सकते हैं? मुश्किल काम है ना? लेकिन बिना संख्या रेखा के आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं, है ना? लेकिन मन में ये बात ध्यान रखिए कि जोड़ते समय
क्या होता है। तो हमेशा हमारे लिए संख्या रेखा बनाना आसान काम नहीं है, हमें काम बिना संख्या रेखा के आगे करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में कुछ ऐसा अभ्यास हम कर लेते हैं जिससे हमारे मन में वो चित्र बनने लगे, है ना। जब हम मन में गणित करना शुरू कर देंगे तो फिर गणित सीखना आसान भी हो जाएगा और उसका मज़ा और बढ़ जाएगा। तो अगली कक्षा में हम किसी और विषय को लेकर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक बात और चलते चलते फिर से आपको याद दिला दूं, आपको ये सारे अभ्यास करने हैं और ऐसे और अभ्यास अगर आप करें, आप कोशिश कीजिए कि संख्या रेखा का चित्र बिल्कुल आपके दिमाग में बनने लगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की कक्षा समाप्त करते हैं। नमस्कार।